तो आज कोई रिकॉल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। समरूपता कह सकते हैं, सिमिलैरिटी या फिर त्रिभुज। आपके बुक में नाम लिखा हुआ है ट्रायंगल्स, त्रिभुज, ठीक है। तो आज फिर से B36 B37 मर्ज है, दोनों ही बैच एक साथ चल रहा है आज भी आपका। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोल में आंसर कीजिएगा। देखते हैं लास्ट क्लास का टॉपिक। तो दो टॉपिक कवर किया था, थ्योरम नंबर 6.2, प्रमेय 6.2 और प्रमेय 6.3, थ्योरम 6.3। तो 6.2 क्या था? 6.1 का कन्वर्स था, विलोम था। 6.1 जो थ्योरम था वो ये कहता था कि अगर मेरे पास कोई त्रिभुज है ABC, इसमें मैं BC भुजा के समांतर एक लाइन बनाऊं, BC के समांतर एक लाइन बनाऊं DE, जो AD और AE को दो बिंदु पर काट रहा है DE पर। तो अगर DE BC के समांतर है तो हम क्या बोलेंगे सर? AD बटा DB जो होगा वो AE बटा EC के बराबर होगा, ठीक है। ये था हमारा थ्योरम 6.1, थेल्स थ्योरम, BPT। इसी का रिवर्स 6.2 में था कि अगर हमारे पास कोई एबीसी ट्रायंगल में कोई भी लाइन है, मान लो नाम दे दिया PQ, ठीक है। अब PQ लाइन पैरेलल है या नहीं है नहीं पता BC के, लेकिन इतना मुझे पता है कि AP है ना, ये बोल रहा है AP बटा PB जो है वो बराबर है AQ बटा QC के। कभी आपने सॉल्व किया और ऐसा आ रहा है कि बाएं तरफ का जो अनुपात है वही दाएं तरफ के अनुपात के बराबर है, तो अनुपात बराबर है तो हम कहेंगे सर PQ डेफिनेटली BC के पैरेलल रहा होगा, तो हम बोलेंगे सर PQ समांतर होगा BC के। तो बिल्कुल एक दूसरे का रिवर्स है। एक बार बोलता है कि अगर पैरेलल है तो अनुपात बराबर होगा, और अनुपात बराबर है तो पैरेलल होगा, ठीक है। फिर हम 6.1 6.2 एक दूसरे का विलोम है। 6.3 क्या है? एंगल एंगल एंगल, मतलब इसके बाद जितने भी थ्योरम है 6.3 6.4 और 6.5, ये क्रिटेरिया है, मतलब कसौटी है, नियम है। तो 6.3 में क्या कहता था कि अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज है, ठीक है। चलो इसके पढ़ते भी, आज के क्लास में भी आपको पढ़ना ही है 6.3 के बारे में, रिवीजन के साथ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पढ़ा था आपने कि अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज है जिसमें उनके संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर, और एंगल C जो है एंगल F के बराबर, ठीक है। तो अगर ऐसा दे रखा है दो त्रिभुज में कि तीनों ही संगत कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है, एंगल A बोल दिया एंगल D के बराबर, एंगल B बोल रहा हूँ एंगल E के बराबर, और एंगल C बोल रहा हूँ एंगल F के बराबर, ठीक है। तो तीनों ही संगत कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर है, तो एंगल 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, ठीक है। नाम कैसे लिखते हैं? आपने बोला ABC, A किसके बराबर था सर? D के, B किसके बराबर था सर? E के, ठीक है, और C किसके बराबर था? F के। तो ट्राइंगल ABC जो होगा तो समरूप हो जाएगा ट्राइंगल DEF के, ठीक है। इस तरीके से आपने ये तो सीख लिया था एंगल 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 कसौटी। इसके बाद एक निष्कर्ष भी हमने सिखाया था, एक चीज और पढ़ा था हमने, एंगल एंगल कसौटी, ठीक है। इसी से निकल कर आता है कि अगर सर दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा और वहां से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो एंगल एंगल क्या था जो हमने सीखा था? ये देखिए कि अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ जिसमें सिर्फ दो कोण ही दे रखा हो आपको, फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक त्रिभुज लिखा ABC, और यहाँ एक और ट्राइंगल दे दिया PQR, ठीक है, इसका नाम दे दिया PQR। अगर तीनों कोण बराबर है तब तो समरूप हो जाएगा, एंगल एंगल से हमने पढ़ लिया था, कोण 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 कसौटी, एंगल एंगल एंगल। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ दो ही कोण बराबर है, यहाँ पर दे दिया 50 डिग्री और यहाँ दे दिया 80 डिग्री, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये वाला कोण 50 डिग्री है और ये वाला कोण 80 डिग्री है, तो बोलूंगा अब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पर भी समरूप होंगे। देखो ये चीज लिख रखा है, यदि कि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर है तो भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और इस नियम को हम एंगल एंगल कसौटी कहते हैं, क्योंकि दो कोण बराबर है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर दो कोण बराबर है तीसरा कोण बराबर होगा ही होगा। आपको पता है तीनों कोणों को जोड़ करके योग जो मिलेगा 180 डिग्री का मिलेगा। तो यहाँ पर से एंगल A और एंगल B को जोड़कर कितना मिल रहा है? 50 और 80 को जोड़ करके 130 मिल गया। तो ये वाला जो कोण आएगा वो कितने डिग्री का आएगा? एंगल C कितने का आएगा? आपको पता है एंगल 50। C को निकालेंगे सर 50 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है, 50 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले त्रिभुज को देखूं तो यहाँ पर भी आपको पता 80 और 50 को जोड़ने पर 130 मिला। अब 180 होना चाहिए पूरा, ठीक है, तो 180 में से 130 घटाएगा तो ये वाला जो कोण मिला वो 50 डिग्री का ही मिल गया। तो मुझे दिख रहा है सर पहले त्रिभुज का जो तीनों कोण है वो 50 50 80 है, और यहाँ भी आपको दिख रहा है 80 50 50, ठीक है। तो आपको पता है इसके तीनों ही संगत कोण इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो दो कोण बराबर हुआ तो भी समरूप हो गया।
अच्छा, मैं इससे थोड़ा सा दो कोण आपको इसमें बराबर दिख गया होगा, थोड़ा सा मैं और डेटा अलग करके बताता हूँ। इसी को एंगल एंगल कसौटी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं डेटा ऐसा लिख दूं, एक त्रिभुज लिखा और एक और ट्रायंगल बनाया। अब यहाँ पर आपका जो कोण दे रखा है कुछ इस तरीके से दे रखा है, ए बी सी, और यहाँ लिख दिया पी क्यू आर। ये एंगल दे दिया मैंने 30 डिग्री, ये 70 डिग्री। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं 80 डिग्री और ये 70 डिग्री। अब बताइए दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं? यस सर है। तो यहाँ पर आप अगर देखिएगा तो आपको दिख रहा है सर एक कोण तो बराबर दिख रहा है, दूसरा कोण बराबर नहीं दिख रहा। तो आप यहाँ पर आप कैलकुलेट करिए। अब ऐसा नहीं कि आप बस बोल दो समरूप है या नहीं है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सभी कोण निकाल कर देखेंगे। तो पहले वाला त्रिभुज में दिख रहा है एक कोण 70 डिग्री, दूसरा कोण 30 डिग्री। तीसरा कोण निकालिए, तीसरा कोण कितना आएगा एंगल भी यहाँ पर से सॉल्व करने पर। 70 30 को जोड़ा 170, 30 को जोड़ा 100 आ गया। तो 180 में से 100 डिग्री घटाएंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये वाला जो कोण आएगा 80 डिग्री का आएगा क्या, एंगल भी 80 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए दूसरे वाले त्रिभुज में, तो यहाँ दिख रहा है 80 डिग्री 70 डिग्री। 80 70 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 80 और 70 को जोड़ करके 150। ठीक है, अब 180 में से 150 घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको दिख गया 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले त्रिभुज में तीनों ही कोण क्या आ गए, 80 70 30, और दूसरे वाले में भी देखिए 80 70 30। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कौन सा कसौटी लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो एंगल 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 लगा, तीनों ही कोण बराबर हमने देख लिया था। ठीक, अब मैं बोल रहा इसको नाम कैसे दें, क्या हम त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर बोल सकते हैं? नो सर। तो नाम देखिए इस तरीके से लिखिएगा, पहला वाला त्रिभुज को आप नाम कुछ भी लिख दो। ठीक है, पहले वाले में एबीसी लिख दिया। आपको क्या लिखना है, सर ए किसके बराबर है, एंगल ए किसके बराबर है, 70 डिग्री आर के बराबर। क्या हमें दिख रहा है सर, एंगल ए एंगल आर के बराबर है। ठीक है, तो ए के नीचे आर लिख दो। ठीक है, बी किसके बराबर है, बी है 80 डिग्री, और पी क्यू आर में बी क्यू के बराबर है, बी और क्यू बराबर है, तो बी के नीचे क्यू लिखना होगा। सी है 30 डिग्री और यहाँ पर है पी है 30 डिग्री। ठीक है, तो सी पी के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ट्रायंगल आर क्यू पी के। क्लियर, ये समझ में आया? इस तरीके से हमें लिखना यस पड़ेगा। सर। ठीक है, चलिए। तो ये समझ में आया कि अगर हमारे पास दो कोण बराबर होगा तो भी समरूप हो जाएगा। और इस वाले को क्या नियम बोलेंगे, एंगल एंगल कसौटी। ठीक है, तो अगर सिर्फ दो कोण बराबर रहेगा, तीसरा कोण को बराबर दिखाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अगर हम दो कोण भी बराबर दिखा दे तो हम बोल देंगे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब नाम लिख कैसे लिखेंगे ये लिख के बताइए मुझे। अगर मैं सिर्फ ऐसे दे ही दूं आपको, ए बी से लिख दिया और यहाँ कुछ ऐसे लिख दिया पी क्यू आर, यहाँ पर दे रहा हूँ 80 डिग्री, ये 40 डिग्री, और यहाँ लिख दिया 80 डिग्री और लिख दिया 40 डिग्री। बताइए कैसे नाम लिखेंगे, समरूप होंगे ना दोनों त्रिभुज, दो कोण बराबर है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 80 डिग्री, यहाँ भी 80 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, तो दो कोण बराबर है, समरूप तो हो जाएगा। ठीक है, कसौटी कौन सा लगेगा बताइए, एंगल एंगल। एंगल एंगल। तो ये हमने बोला सर यहाँ पर लग रहा है एंगल एंगल कसौटी से त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब नेम कैसे देंगे, दोनों त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी सिमिलर है त्रिभुज पी आर क्यू। पी एबीसी और पी आर क्यू लिखा क्या, एबीसी और पी आर क्यू, ये तो मुझे सही नहीं लग रहा। बी आर के बराबर है क्या, नहीं बी आर के बराबर नहीं है, ये गलत है। सी क्यू के बराबर नहीं है ना, फिर से नाम लिखिए सही से। पी क्यू आर। देखिए यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हम त्रिभुज एबीसी हमने लिख दिया। ठीक है, हमने क्या किया, पहले तो हमने पहला वाला नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो हमने एबीसी लिख दिया। अब ए देखो किसके बराबर है, तो ए मुझे दिख रहा है 80 डिग्री, दूसरे में 80 कहां पर है, पी के बराबर, तो ए के नीचे पी लिख देंगे। ठीक, बी यहाँ नहीं पता, तो देखो दूसरे वाले में त्रिभुज जो नहीं पता है बी क्यू, दोनों देखो ब्लैंक है ना, बी के पास ब्लैंक है, नहीं पता। यहाँ पर क्यू भी ब्लैंक है, नहीं पता, तो बी के नीचे क्यू लिख दीजिए, वो दोनों बराबर हो जाएगा जितना भी रहे। ठीक है, हम क्यों कैलकुलेट करने में अपना टाइम खराब करें। ठीक है, होगा बराबर, बी क्यू के बराबर। सी है 40 डिग्री और यहाँ पर 40 है आर,
ठीक है, तो सी आर के बराबर है, सी के नीचे आर लिख दीजिएगा। तो आप बोलोगे ट्रायंगल एबीसी जो होगा सर समरूप हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, एबीसी पी क्यू आर समरूप हो जाएगा। क्लियर? यस कुछ सर। ऐसा लिखेंगे, एबीसी और PQ समरूप हो जाएगा। अब इससे क्या फायदा हो जाएगा, चलो इसको रहने देता हूँ। ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं नाम इस तरीके से, तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, समरूपता आपको दे देता है और इसके संगत भुजाओं का अनुपात आपको बराबर लिखना होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर लिखेंगे, यहां से हमने ए बी लिया, दूसरी तरफ क्या लेंगे, पी क्यू लेंगे, ए बी को पी क्यू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात ही बराबर रहेगा। ए बी बटा पी क्यू बराबर, अगर मैं यहां से बी सी ले रहा हूं तो उधर से क्या लेंगे, क्यू आर लेंगे। हमने बी सी लिया तो उधर से क्यू आर लेंगे। नाम को ही देखना है, फिगर नहीं देखना है। अब बोलेंगे यहां से हमने ए से लिया तो यहां से क्या लेंगे, गुड पी इवनिंग आर सर। लेंगे, इसी बटा पी आर। गुड इवनिंग, समझ में आया सभी को? यस सर। चलिए, तो इस तरीके से लिखेंगे, तो इसको हम लोग एंगल कसौटी से समरूप कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, 2-3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। इस आकृति में बोल रहा है कि पी क्यू जो है आर एस के समांतर है, तो फिगर में बोल रहा है ये वाला लाइन जो पी क्यू है वो आर एस इस वाले के पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल पीओ क्यू जो है वो ट्रायंगल एस ओ आर के समरूप है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो हमें पता है सर किस तरीके से करेंगे। अगर मैं दोनों त्रिभुज को देखूं, ट्रायंगल पी ओ क्यू और एस ओ आर को, एक मुझे इधर ट्रायंगल दिख रहा है और एक मुझे इधर ट्रायंगल दिख रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, इन दोनों में कोई भी एक कोण बराबर दिख रहा है क्या, बहुत आसानी से कोई भी यस एक कोण, सर। कौन सा कोण बराबर दिख रहा है, पी ओ क्यू बराबर है एस ओ आर कारण शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख। हाँ, ये जो आपने लास्ट में बोला ना रीजन, वही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे आपने वही देखेंगे कि आप रीजन सही दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा सर, इन दोनों त्रिभुज में। और एक चीज और, जब भी देखो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक बोलेगा प्रूफ करिए और एक बोलेगा फाइंड आउट कीजिए। जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो ये तो लिख रखा है ना कि ट्रायंगल पीओ क्यू और एस ओ आर आप प्रूफ कीजिए, तो ये गलत नहीं लिखेगा क्वेश्चन में, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसी से आप चीटिंग कीजिए एक तरीके से एग्जाम, मतलब चीटिंग करने का मतलब आप चीटिंग करना है आपको, इसको आप यूज करिए। ठीक है, पीओ क्यू और एस आर वो सही लिखा हुआ है तो आप उसी ट्रायंगल को लीजिए। आपको नाम तो अब सोचने में टाइम ही नहीं लगेगा, ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया आपको। ठीक है, तो आप सीधे लिखिए ट्रायंगल पीओ क्यू, वो कभी गलत नहीं लिखा रहेगा एग्जाम में, क्योंकि वो तो प्रूफ ही करना है आपको। त्रिभुज पीओ क्यू तथा त्रिभुज एसओ आर में, ठीक है, वही ले लो नाम, वहीं से क्वेश्चन से ही नाम उठा लेना है। हम क्या बोलेंगे, एंगल पी ओ क्यू जो होगा सर बराबर होगा एंगल एस ओ आर के। ठीक है, रीजन बताना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है ये। क्या होता है शीर्षाभिमुख, कोई भी 2 लाइन एक दूसरे को अगर काटता है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री होगा। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिसके सिर सामने सामने हो। ठीक है, उसके बाद और एक कोण बराबर दिख रहा है क्या यहाँ पर, P बराबर एंगल S एकांतर अंत्य कोण। नाइस। तो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं कुछ इस तरीके से फिगर बनाऊं, जेड वाला आकृति याद करिए, तो अगर जेड का ऊपर लाइन और नीचे वाला लाइन पैरेलल है, अगर ऐसा दे रखा हो कि दोनों लाइन समांतर है, तो इनके अंदर वाले जो कोण होते हैं उसको एकांतर अंतः कोण कहते हैं, और समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 30 डिग्री, तो यहाँ भी आपका 30 डिग्री ही बनेगा। अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं, ठीक है, यहाँ पर आपका अगर एक्स बन रहा है तो यहाँ भी आपका एक्स ही बनेगा। बस कंडीशन इतना होना चाहिए कि दोनों लाइन पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, समांतर होने चाहिए। ठीक है, तो समांतर लाइन पर बनने वाले एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो हम सीधे बोलेंगे सर ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, दोनों ही कोण बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओपी क्यू, ठीक है, ओपी क्यू ये बराबर हो जाएगा एंगल ओ एस आर के। ठीक है, ओ एस आर के। रीजन क्या दीजिएगा, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण, बस। उसके बाद और भी कोई कोण बराबर दिखाएं या काम हो गया हमारा। एंगल R बराबर है एंगल Q के एकांतर अंत्य कोण तो यानी। बराबर तो है, बिल्कुल सही आपने बोला सर, ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा, लेकिन हम क्यों दिखाएं, हमें पता है ना कि 2 कोण बराबर है,
है ना। हमने एक चीज ये बोला कि सर ये दोनों कोण आपस में बराबर है, हमने ये बोला कि सर एंगल पी एंगल इसके बराबर है, तो बस दो ही कोण बराबर हो गया किसी दो त्रिभुज में, तो समरूप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। अगर हमने यहाँ देखा था कि सर एंगल एंगल कसौटी क्या कहता था, अगर दो कोण भी बराबर हो गया तो आप उसको समरूप बोल दोगे, तो हम तीसरा कोण बराबर करें या ना करें, कर दीजिएगा तो भी नंबर मिलेगा, तब सही है, नहीं करेंगे तब भी सही है, ठीक है। तो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है दो ही कोण बराबर से समरूप हो जाते हैं, तो हम सीधे बोलेंगे ट्राइंगल POQ समरूप हो जाएगा आपका त्रिभुज SOR के, ठीक है। यहां पर बताना पड़ेगा क्रिटेरिया, ये लिखना जरूरी है कि आप कौन सा कसौटी लगा रहे हो। यहाँ पर अगर एंगल 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 लगा दोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने तीन कोण नहीं दिखाया है, तीनों कोण दिखाइएगा तो एंगल 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 लिखिएगा। अगर हम दो ही कोण दिखाया है तो हम बोलेंगे सर एंगल एंगल कसौटी, ठीक है। तो जो आप दिखा रहे हो उसके अकॉर्डिंग लिखिए, ठीक है। तो एंगल एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, प्रूफ। दो ही 3 नंबर के क्वेश्चन थे, आसानी से हो जाएगा ये। तो बस इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कारण लिख रहा हूं और यहां पर जो कारण लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। बस ये 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, कितने नंबर में आएगा, 2 नंबर में आ सकता है या फिर 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे, अगला ये वाला क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से फिर से वही काम करना है आपको। देखो बोल रहा है त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR, इस क्वेश्चन को पढ़िए। त्रिभुज PQR की बात की गई है, वो सब यहाँ पर दे रखा है त्रिभुज PQR, भुजाओं PR और QR, ठीक है। PR भुजा और QR भुजा पर क्रमशः बिंदु S और T है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, PR पर बिंदु S है क्या, PR पर बिल्कुल बिंदु S है, और QR पर बिंदु T है क्या, बिल्कुल QR पर बिंदु T है। इस प्रकार से कि एंगल P जो है एंगल RTS के बराबर है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल P जो है, ये वाला जो कोण है यहाँ पर जो नीचे में कोण बन रहा है, इस एंगल के बराबर है, मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। दोनों कोण आपस में बराबर है, ठीक है। दर्शाइए कि RPQ जो होगा RTS के बराबर हो जाएगा, और ये आपके क्वेश्चन को इजी बना देता है ना। जो लिख दिया ना कि आप ये दोनों ट्रायंगल को समरूप कर दीजिए, ये तो आपको दिख गया, अब नाम सोचने में टाइम ही नहीं लगेगा, वो तो सही लिखा है, वहीं से उठा लीजिए आप, ठीक है। अब नाम तो सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है, क्वेश्चन ही बता रहा है आपको, ठीक है। तो आप लीजिए, जो भी दो त्रिभुज का समरूप प्रूफ करना है उसको आप उठा लीजिए, ठीक है। तो आप सिंपली बोलिएगा तो त्रिभुज RPQ, ठीक है, तथा इसमें टाइम ही लगता है कि कौन सा त्रिभुज हम लें, ठीक है। तो वो तो दे रखा है क्वेश्चन में ही, ठीक है, वहीं से आप ले लीजिए RTS में। इन दोनों में हम कोई भी दो कोण बराबर कर देंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई भी दो कोण बराबर कर दीजिए। एक कोण तो बराबर क्वेश्चन ही बोल दिया कि आपका जो एंगल T जो है वो एंगल P के बराबर है कि नहीं। अगर मैं पूरा RPQ देखूं तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो RPQ दिख रहा है, ठीक है, ये बड़ा वाला, ठीक है, इस ट्रायंगल में, और ये छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल बराबर दिखा, वो तो दे ही रखा है क्वेश्चन, ठीक है, एंगल T और एंगल P। तो सिंपली लिखिए, यहां से हम लिख सकते हैं एंगल RPQ, जो क्वेश्चन में ही दे रखा था, एंगल RPQ या फिर एंगल P, एंगल RPQ लिख देता हूं, एंगल RPQ, जिसको एंगल P भी कह सकते हैं, ये किसके बराबर है, एंगल RTS के बराबर है। ये रीजन लिखना पड़ेगा, दिया गया है, ठीक है, दिया है, क्वेश्चन में ही दे रखा है ये चीज, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई कोण बराबर है क्या इन दोनों त्रिभुज में? सर एंगल R कॉमन है। एंगल R कॉमन है। आप देखो छोटा वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, दोनों ही में एंगल R तो सेम ही दिख रहा है, ठीक है, एंगल R दोनों में है, ठीक है, तो वो तो बराबर होगा ही। तो हम कह सकते हैं सर एंगल R दोनों में कॉमन है, एंगल R बराबर एंगल R भी लिख सकते हो, या फिर एंगल R को बड़े वाले त्रिभुज के लिए लिखेंगे तो एंगल PRQ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा एंगल PRQ, ठीक है। और छोटे वाले के लिए अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, PRQ लिखा ना तो आप लिख सकते हो TRS, है ना, TRS लिख सकते हो, एंगल TRS, ठीक है। और ये दोनों कैसा हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है, यानी उभयनिष्ठ लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं अगर इसमें कोई परेशानी हो रहा है ना कि ये सर इतना नाम लिखना जरूरी है क्या, नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि एंगल R बराबर एंगल R, इससे कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, उभयनिष्ठ, ठीक है। एंगल R बराबर एंगल R भी लिख दोगे तो ठीक है, कॉमन है, ठीक है। तो हमें दो कोण बराबर दिख गया क्या दोनों त्रिभुज में, और अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो क्या ये समरूप हो जाएंगे, यस और हो सर। जाएंगे तो कौन से क्राइटेरिया से हो जाएंगे, एंगल एंगल एंगल। एंगल।
तो हम सीधे बोलेंगे सर दो कोण तो हमने बराबर दिखाई दिया, तो आप सीधे लिख दीजिए एंगल RPQ जो होगा वो समरूप हो जाएगा ट्रायंगल RTS के। ठीक है, कसौटी लिखना जरूरी है, कौन सा कसौटी। यहाँ तो क्या हो रहा है ना कि आप अभी एंगल एंगल पढ़ रहे हो, एंगल 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 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है सर यही वाला थ्योरम से प्रूफ करेंगे। ठीक है, ऊपर भी लिख रखा है थ्योरम 6.3। ठीक है, तो आसान हो जाता है थोड़ा। अब एग्जाम में क्या होता है कि आप थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5 सारी चीज पढ़ के जाओगे। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सर कौन सा थ्योरम लगाएं। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख देंगे, रीजन बस बता दीजिएगा, एंगल एंगल कसौटी। ठीक है, ये रीजन सारा बताना जरूरी है। आपके जो भी कॉपी चेक करेंगे यही चेक करेंगे आप रीजन सही बता रहे हो कि नहीं। तो बस ये हो गया प्रूफ आपका, और इसमें कुछ लिखना ही नहीं है। क्लियर, समझ में आया? यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चीजें और बढ़ा कर दे रहा हूँ, मतलब इतना तो ठीक है हमने कर लिया, और ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था। अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन देता है, आपको मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, एक सेकंड। मैंने बोला कि यहाँ पर ऐसा लिख देगा कि RS का वैल्यू, ये कंप्लीट है आपका सॉल्यूशन, ये इतना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि RS का वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये लिख देगा कि RS का वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर, ST का वैल्यू इतना सेंटीमीटर, तो आप फिगर में बना लेना। ठीक है, क्योंकि फिगर में लिखा रहेगा तो आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो मैं फिगर में लिख देता हूँ 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, PS का वैल्यू दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, RT का वैल्यू दे रखा है 3.8 सेंटीमीटर, और PQ का वैल्यू दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताइए ST का वैल्यू कितना होगा, ST का मान कितना होगा। तो आप क्या करिए, देखिए आपने बोला सर दो त्रिभुज समरूप है, तो अभी अभी आपने ये लिखा है कि सर ट्रायंगल RPQ और RTS समरूप है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है, चाहे वो किसी भी कसौटी से समरूप है, क्या उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा? यस सर। बिल्कुल होगा, Yes, संगत sir. भुजाओं का अनुपात बराबर होगा सर। ठीक है, तो मैं वही चीज लिखने वाला हूं यहाँ पर सर, इसके संगत भुजाओं का अनुपात को आप बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अगर मैंने RP को लिया, और इसलिए कहता हूं नाम को ध्यान से देखिएगा, तो मैंने अगर RP को लिया तो दूसरी तरफ से क्या लेंगे, RP बटा क्या, RT लेंगे, ऐसा बराबर। अगर मैं यहां से PQ को ले रहा हूं, उधर से क्या लेंगे, TS, PQ बटा TS, और मैं यहां से ले आऊं RQ। ठीक है, तो उधर से क्या लेंगे बताइए, RS। तो ये जो मैंने नाम लिखा, फिगर को देखकर लिखा क्या, फिगर को देखकर लिखे तो मुझे खुद नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आपको मैं क्या सिखाऊं, आप मुझे नहीं समझ में आएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है, इस ट्रायंगल के नाम, इस ट्रायंगल के नाम से ही देखेंगे। ठीक है, RP बटा RT बराबर PQ बटा TS बराबर RQ बटा RS। अब इसमें जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डालिए, सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे किसका वैल्यू, हमें क्या लिखना चाहिए था क्या नहीं लिखना चाहिए था, सभी को लिख दो, सभी भुजाओं को लिख दीजिए। ठीक है, जिसका वैल्यू पता है डाल दो। RP का वैल्यू पता है क्या, फिगर को देखकर बताइए, RP का वैल्यू कितना है, 5.7। 5.7। ये पूरा है ना RP यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, RS और SP को जोड़ दीजिए, तो RS और SP को जोड़िएगा तो 3.6 और 2.1 को जोड़ना होगा, 3.6 और 2.1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5.7। ठीक है, तो RP का वैल्यू है यहाँ पर, आप बोलोगे सर 5.7। RT का वैल्यू कितना है, RT का वैल्यू 3.8 है, 3.8 डाल दिया। PQ का वैल्यू देखिए, PQ का वैल्यू 4.2 है, डाल दिया 4.2। TS का वैल्यू तो निकालना है मुझे, TS को ST बोल रहे हैं। RQ का वैल्यू, RQ कितना है, RQ नहीं पता, तो RQ नहीं पता तो RQ को RQ लिख दो। ठीक है, जो नहीं पता छोड़ देंगे। RS कितना है, 3.6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कौन सा करने से आ जाएगा। आपको निकालना है क्या, ST, तो हम इन दोनों को ले ले, यहां से निकल जाएगा क्या TS, इन दोनों को बराबर कर दे तो। ठीक है, तो इन दोनों को आप ले लीजिए, वहां से सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया? तो यहां से आप बोलिएगा 5.7 को लिख सकते हैं 57 बटा 38, कर सकते हैं ना, डेसिमल से डेसिमल कट गया क्योंकि दोनों में पॉइंट के बाद एक ही अंक है, बटा 4.2 बटा TS। तो आप इसको काटिएगा 19 से, 19 दूनी 38,
19 TS 57, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका TS बराबर 4.2 इंटू 2/3, ठीक है। इस पॉइंट को हटाइए, नीचे में 10 कर दीजिए, 3 से काटिएगा 14 तिया 42, ठीक है। 28/10 आ रहा है क्या, और 28/10 करने का मतलब 2.8 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है? यस सर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके RS अग्रवाल किताब में ऐसे क्वेश्चन काफी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो हुए ना, तो उसमें थोड़ा सा CBSE पैटर्न के कुछ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए थे, सिलेबस से कुछ चीज इस बार हटाया गया है, तो कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है आपके हरियाणा बोर्ड में, ठीक है, लेकिन इस साल हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको डिस्कशन किया। चलिए, तो अच्छा, यहां से अगर मैं आपसे बोलूं RQ का वैल्यू बताइए, तो RQ निकल जाएगा? RQ भी निकल जाएगा, आप अगर इन दोनों को बराबर करिए। अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप RQ निकाल लोगे, सॉल्व करके आ जाएगा RQ। चलो ये आप लोग करना ट्राई, ठीक है। RQ भी बताना, अगले क्लास में मुझे बताना आंसर कितना आया, ठीक है। ट्राई करिएगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन आपके NCERT बुक से है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ओके। जबकि उसी समय, उसी टाइम पर एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसी समय जो वर्ड लिखा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसी समय का क्या मतलब है, सेम टाइम पर से क्या रिलेवेंस है उसका। देखिए, बोल ये रहा है कि 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर मतलब एक खड़ी स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ओके। तो कुछ ऐसे है, एक 6 मीटर का स्तंभ रहा होगा, और इसका जो छाया बना होगा, छाया कैसे बनता है, सूर्य का किरण आया होगा ऊपर से कुछ ऐसे, ठीक है, और इतना लंबा छाया बन जाएगा, है ना। अगर मान लो AB आपका स्तंभ है, तो क्या BC हमारा छाया होगा, होगा ना, और बिल्कुल खड़ा ही है। तो AB कितना है आपका, 6 मीटर, ठीक है, और छाया कितना है, 4 मीटर। इतना क्लियर? AB हमारा स्तंभ है और BC हमारा छाया है, ठीक है। तो उसी समय कह रहा है कि अगर कोई मीनार का छाया 28 मीटर का बन रहा है, मान लो मीनार ही बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा मीनार है, PQ हमारा मीनार है, और QR उसका छाया है, जमीन पर छाया बन रहा है। तो QR कितना है आपका बताइए, 28 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है PQ कितना होगा, क्वेश्चन समझ में आया, है ना। स्तंभ है, ये छाया है, ठीक है, ये मीनार है, ये उसका छाया है, ठीक है। खैर इतना लिखना नहीं था। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस सर। 6 मीटर वाले यस। स्तंभ का छाया 4 मीटर लंबा है, तो बोल रहा है उसी टाइम पर कोई स्तंभ है जिसका, सॉरी, कोई मीनार है जिसका छाया 28 मीटर का है, तो मीनार का कितना ऊंचाई होगा, ठीक है। तो कैसे करें इसको सॉल्व? सर इसे सिमिलर प्रूफ कर देंगे। कैसे सिमिलर प्रूफ होगा, इसमें तो बस मुझे एक ही कोण बराबर दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है कि सर यहाँ पर, ठीक है, दोनों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दोनों ही ऊर्ध्वाधर खड़ा है, बाकी कोई तो कोण बराबर दिख नहीं रहा। कैसे प्रूफ होगा ये सिमिलर? सर सूर्य एक ही टाइम पर कोण बना रहा है, तो एंगल बराबर होंगे। तो यही इंपॉर्टेंट था, उसी टाइम जो लिखा हुआ था ना, उसी समय। तो एक ही टाइम पर सूर्य का जो उन्नतांश होगा, जिसको मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते समय बताया था, हाइट एंड डिस्टेंस में उन्नतांश, सूर्य का उन्नयन कोण। तो अगर मैं कोई टाइम फिक्स कर दूं 5 बजे 6 बजे, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए सूर्य का जो उन्नयन कोण रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। आप कहीं से भी, कोई बच्चा यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये एंगल नहीं बदलता। तो ये वाला जो कोण है, अब जितना भी है, मुझे नहीं पता कितना डिग्री का कोण है, अगर ये थीटा है तो मुझे पता सर ये भी थीटा रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही कोण बराबर रहेंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पर दोनों ही त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं, देखिए, आप सिंपली बोलिएगा, इतना लिखना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQR में एक तो मुझे एंगल दिख रहा है, एंगल ABC बराबर है एंगल PQR के,
ठीक है। रीजन दे दिएगा सर दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि दोनों ही खड़ा है बिल्कुल सीधा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण बनेगा तो 90 डिग्री के बराबर है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा एंगल ए सी बी जो होगा, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। यहाँ पर रीजन क्या लिखिएगा, देखो ये लिखना जरूरी है। सूर्य, देखो दो चीज लिख सकते हो, या तो उनतांश लिख सकते हो, अगर एक वर्ड में लिखना है ना तो आप उनतांश लिख दीजिए, और आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसमें, ठीक है, उनतांश। या उनतांश नहीं लिखना चाहते हैं, या फिर उनतांश में क्या होता है कि याद करना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है हम वर्ड भूल जाएं सर क्लास में, एग्जाम तक, ठीक है, तो बस इतना लिख दीजिएगा, सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, वो तो याद होना चाहिए कि सर को सूर्य का उन्नयन कोण बराबर होगा, ठीक है, दोनों ही के लिए। तो दोनों कोण बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कसौटी से प्रूफ किए हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिख दीजिएगा कौन सा नियम, एंगल एंगल कसौटी, ठीक है, एंगल एंगल कसौटी लिख दीजिएगा। तो यहाँ से आप बोलिए सर ए बी बटा, मुझे बताओ ए बी के नीचे क्या लिखना चाहिए, पी क्यू। पी क्यू, तो ए बी के नीचे आप पी क्यू लिखिएगा। अब यहाँ पर मैं बीसी ले रहा हूँ, तो बीसी के नीचे क्या लिख दूं, क्यू आर। क्यू आर, ठीक है, क्यू आर। देखो सारा लिख दो, हमेशा मैं हमेशा बोलूंगा सभी भुजाओं का रेशियो लिख दीजिए, ये मत सोचना कि कौन सा अनुपात लगाने से आंसर आएगा, कौन सा अनुपात हमें लेना है, कौन सा छोड़ना है। जितना टाइम इस चीज में आप कंज्यूम कर दोगे ना, कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है, उससे कम टाइम में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उससे बेटर है कि सारा लिख ही दीजिए, देख लेना कि कौन सा वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ कि अगला जो था ए सी बटा पी आर, तो लिख दिया ए सी बटा पी आर, ठीक है। अब यहाँ से बोलिए सर जिसका वैल्यू पता है डाल देते हैं, ए बी का वैल्यू कितना 6, पी क्यू का वैल्यू कितना नहीं पता, पी क्यू लिख दिया, बीसी का वैल्यू कितना 4, क्यू आर का वैल्यू कितना, क्यू आर का वैल्यू 28। बाकी एसी और पीआर का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, एसी पीआर से कोई मतलब नहीं है, एसी ना ही दे रखा है ना ही पीआर दे रखा है, हटाइए उसको, एसी पीआर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता था ना, तो मैंने लिख दिया, ठीक है, हमेशा ऐसे करिएगा। इसको सॉल्व करिए, कितने बार में कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो कितना आ जाएगा पी क्यू, 7 छक 42, 42 मीटर। ठीक है, 42 मीटर आंसर, ठीक है। तो कह देंगे सर मीनार की जो ऊंचाई होगी, फाइनली लिख दीजिएगा आंसर में, मीनार की ऊंचाई कितना आ रहा है, ठीक है, बराबर 42 मीटर। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आपको बोल कर नहीं दिया जाएगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर ये ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन है क्या, ऊंचाई एवं दूरी वाले में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत पड़ा था, मीनार की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है। तो कंफ्यूजन होता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये समरूपता से सॉल्व होगा, हाइट एंड डिस्टेंस या साइन कॉस टैन यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट करता है एंगल एंगल का सॉर्टी या फिर एंगल 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 का सॉर्टी। इसके आगे जो आपका है थ्योरम 6.4, 6.4 क्या कहता है थ्योरम आपका, 6.4 में फिर से एक नियम ही है, जैसे आपने एंगल 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 का सॉर्टी पढ़ा उस तरीके से एक और नियम है आपका साइड साइड साइड, जिसको एस 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 लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एस मतलब क्या, भुजा, ठीक है, एस मतलब भुजा, साइड, ठीक है। तो तीनों भुजा का इसमें काम आता है, तो इसलिए साइड 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 कह देते हैं, भुजा 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 कसौटी। कहता क्या है, देखो इस स्टेटमेंट को बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक दो ट्रायंगल लेकर दिखाता हूँ, मान लो एक ट्रायंगल है आपके लिए कुछ ऐसा, तो आपको दोनों का साइज सेम नहीं दिख रहा होगा, एक छोटा एक बड़ा है, एक का नाम दे दिया एबीसी और एक का नाम दे दिया पी क्यू आर, ठीक है। इसका वैल्यू मैं दे रहा हूँ 5, 8, 7, ठीक है। ये सारे मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में, चलो लिख देते हैं मीटर मीटर मीटर। यहाँ लिख दिया 15 मीटर, यहाँ लिख दिया 24 मीटर, यहाँ लिख दिया 21 मीटर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर इसमें देखो आपको जब पिछले बार पढ़ा था तो वहां पर हमें क्या दिख रहा था, संगत कोण बराबर, यहाँ पर कोण दिया ही गया नहीं, एक भी एंगल नहीं दिया गया। आप भुजा को देखिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर आप क्या देखोगे, सर ए बी जो भुजा है, ठीक है, और पी क्यू भुजा जो है, इसका अगर अनुपात चेक करें, ए बी बटा पी क्यू कितना आएगा, ए बी बटा पी क्यू
कितना एक आएगा? बटे 1/3। 1/3। लेकिन सवाल है सर, आपने ए बी को पी क्यू से ही क्यों डिवाइड किया? क्या लेफ्ट वाले को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं? नहीं, ये नहीं करते। तो हमें ये देखना है, सबसे छोटे वाले को सबसे छोटे से डिवाइड करिएगा, ठीक है, सबसे बड़े को सबसे बड़े से डिवाइड करिएगा, नियम यही है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले मुझे दिखा सर, पहले वाले त्रिभुज में सबसे छोटा जो है 5 मीटर है, और यहाँ पर सबसे छोटा 15 मीटर है, तो 5 को 15 से डिवाइड करेंगे, 5/15 कितना आ गया सर? 1/3 आ गया। ओके, अब क्या कर रहे हैं, सब जो सबसे बड़ा वाला भुजा है उसको देखते हैं। सबसे बड़ा भुजा मुझे यहाँ पर 8 मीटर दिख रहा है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा भुजा है वो 24 मीटर दिख रहा है। तो मैं 8 को 24 से डिवाइड करके देखूंगा, तो 8 को 24 से डिवाइड करेंगे सर, आ जाएगा 1/3। ओके, ये भी ठीक है सर, 1/3 आ गया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ जो मिडिल वाला भुजा है, ठीक है, जो ना ही सबसे बड़ा जो सबसे ना सबसे छोटा है, ठीक है, 7 मीटर, और यहाँ दिख रहा है ऐसा 21 मीटर, जो सबसे बड़ा भी नहीं है सबसे छोटा भी नहीं है, मिडिल वाला भुजा है। तो 7 को मैं 21 से डिवाइड करके चेक करूंगा। देखो, रैंडम नहीं चेक करना है कि इसको सबसे चेक कर करके देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सबसे बड़े को सबसे बड़े से, सबसे छोटे को सबसे छोटे से, मिडिल वाले को मिडिल वाले से। तो 7 या 21, 1/3 आ गया। तो हमें क्या दिख रहा है, तो सभी भुजाओं का अनुपात 1/3 ही आया ना, ठीक है, 1/3 1/3 1/3। तो भुजाओं का अनुपात बराबर है, और किसी भी त्रिभुज में सभी संगत को भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं, और संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर नाम कैसे लिखें? समरूप तो हमने बोल दिया, कौन सा कसौटी लग रहा है? तीनों ही भुजा का अनुपात बराबर था, तो साइड 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 कसौटी कहेंगे, ठीक है। नाम कैसे लिखें सर त्रिभुज का? तो नाम लिखने के लिए सीखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको नाम भुजाओं के बढ़ते क्रम में लिखना है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, देखो, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ फिक्स है ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे करोगे तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिखिएगा, जैसे 5 7 8, ठीक है। तो मैं अगर इस तरीके से जाऊं, इस डायरेक्शन में जाऊं, 5 7 8, तो मुझे क्या दिख रहा है? ट्राइंगल का नाम एबीसी दिख रहा है क्या? ट्राइंगल एबीसी, बोलिए, ठीक। अगर मैं वही चीज दूसरी तरफ जाऊं, उधर भी बढ़ते क्रम में जाऊं, तो मुझे दिख रहा है 15 21 24, ऐसे जाएंगे, तो मुझे दिख रहा है 15 21 24 पी क्यू आर, तो बोलेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसके बाद भुजाओं का अनुपात बराबर लिख लेंगे। अगर मुझसे बोले कौन एंगल किसके बराबर है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा, सर एंगल ए बी सी के नीचे लिख दिए पी क्यू आर, ए जो होगा पी के बराबर, बी जो होगा वो क्यू के बराबर, सी जो होगा वो आर के बराबर। क्लियर? यहां तो मैंने कोई भी रेशियो चेंज नहीं किया, मतलब सीधे सीधे आपको फिगर बना कर दिया था सामने सामने, ठीक है। अभी थोड़ा रोटेट भी करेंगे, जैसे कि अब अगला क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम लोग, ये स्टेटमेंट अब पढ़िए, समझ में आ जाएगा सारा चीज, जो भी समझा है वही चीज लिख रखा है। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, मतलब अनुपात सेम है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्यों समरूप होंगे? तो उनके संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं, दोनों रिलेटेड था एक दूसरे से, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के पहले मैं आपको कुछ और अलग अलग टाइप के फिगर बना करके दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये फिगर है आपके लिए, इसका सॉर्टिंग में बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि आप नाम सही से लिख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अगर मैं लिख दूं ए बी सी और यहाँ लिख दिया पी क्यू आर, 4 8 6 15 10 20, ठीक है, ये सारे मीटर में है। पहले तो आपको ये चेक करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है भी या नहीं, सिमिलर है कि नहीं। नहीं है, नहीं, ठीक है, मैं चेक करता हूं। मुझे पहले त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा कौन सा दिख रहा है? 4 मीटर। ओके, दूसरे त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा कौन सा है? बोलिए, दूसरे त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा 10 मीटर। तो मैं 4 को 10 से भाग लगाऊंगा, तो 4 को 10 से भाग लगा बताइए कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10,
ठीक है, 2/5 आ गया। ओके, इसको अभी होल्ड करिए। अब मैं बोल रहा हूँ पहले त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा 8 मीटर, और यहां पर सबसे बड़ा भुजा 20 मीटर। क्लियर हो रहा है? तो 8 को मैं 20 से डिवाइड करके चेक कर रहा हूँ, सबसे छोटे को सबसे छोटे से, सबसे बड़े को सबसे बड़े से। अब यहाँ पर दिख रहा था 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये भी 2/5 आ गया। 4/10 क्यों करेंगे? 4/10 नहीं करेंगे ना, सबसे छोटे को सबसे छोटे से किया है। अच्छा, 4/10, 4/10 तो ठीक है किया ना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, वो तो ठीक ही है। 4 को 10 से डिवाइड किया, 8 को 20 से किया, ठीक है। हाँ, ये तो ठीक था। उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ सबसे मिडिल वाला भुजा, मतलब जो ना सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 6 मीटर। अब 6 को डिवाइड करेंगे 15 मीटर से, ठीक है, बीच वाले भुजा को। तो 6 को डिवाइड करेंगे सर 15 से। रैंडम नहीं चेक करना है किसी को किसी से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, हमेशा आपको देखना है ऑर्डर, छोटे को छोटे से, बड़े को बड़े से, मिडिल वाले को मिडिल वाले से। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। तो ये भी तो 2/5 ही आ गया, तो फिर सिमिलर क्यों नहीं होगा? देखिए, ये भी 2/5 आया, ये भी 2/5 आया, ये भी 2/5 आया। तो भुजा का अनुपात तो बराबर है ना, और भुजा का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? बिल्कुल समरूप होगा। समरूप तो होगा। समरूप होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कौन सा कसौटी लगेगा बताइए, कसौटी कौन सा लग रहा है? एस 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 एस, साइड साइड साइड। अगर पूछे कोई तो बोलना साइड 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 है। अब आता है सवाल, सर इसका नाम कैसे लिखें? नाम कैसे लिखे त्रिभुज का? ठीक है, तो नेम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से संगत भुजाएं, संगत कोण डिसाइड होंगे। तो हमने आपको क्या बताया, बढ़ते क्रम में जाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 4 6 8, ठीक है, ऐसे जाएंगे क्या? बताइए, ऐसे जाएंगे? तो अगर 4 यस 6 8 जाए तो हमें लिखना पड़ेगा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। समरूप किसके हो जाएगा ट्रायंगल? दूसरे वाले त्रिभुज में भी आप बढ़ते क्रम में जाइए, तो बढ़ते क्रम में आपको दिखेगा 10 15 20, ठीक है। 10 15 20 के लिए हमें इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा आर से, ठीक है, तो लिख देंगे आर पी क्यू। बताइए, ये समझ में आ रहा है नाम लिखना? ये अगर डाउट है तो बताओ। ठीक है, दूसरे वाले यस सर त्रिभुज में, दूसरे वाले त्रिभुज में आप बढ़ते क्रम में जाइएगा तो ऐसे जाओ ना, 10 15 20, 10 से स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपको दिखेगा आर पी क्यू, ठीक है, आर से स्टार्ट कर रहा है, यानी सर आर पी क्यू, इस तरीके से। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा सर, ए बी सी के नीचे आप जब आर पी क्यू को लिखते हो ना, तो आपको दिख जाएगा कि एंगल ए जो है वो एंगल आर के बराबर है। आप बोलिएगा सर यहाँ पर एंगल ए अगर मुझे कोई दे देता तो मैं बोल देता एंगल ए जो है वो एंगल आर के बराबर होगा, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा एंगल ए एंगल बी के बराबर, सामने सामने नहीं देखना है, एंगल ए एंगल आर के बराबर होगा। एंगल बी जो है वो किसके बराबर होगा बताइए? एंगल पी के। एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर होगा, ठीक। और एंगल सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू के। तो एंगल सी जो रहेगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो हमेशा सामने सामने ये मत बोलना कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है, हो सकता है बराबर हो ऐसे, लेकिन हमेशा नहीं, नाम को देखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? नाम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए, तो और मैं इस फिगर में देखकर बताइए। चलो, ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपके लिए कि एंगल पी का मान बताइए, ये कोण कितने डिग्री का होगा? तो पहले चेक करेंगे, जब भी ऐसा आएगा ना तो आपको तो पहले चेक करना पड़ेगा कि सर सिमिलर है कि नहीं है, समरूप है कि नहीं है। समरूप नहीं होगा तब तो हम बता ही नहीं पाएंगे एंगल पी। समरूप होगा तो हो सकता है कुछ बता दे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर मुझे 2 दशमलव के संख्या दिख रहा है, 2 रूट वाले नंबर दिख रहे हैं और 2 पूर्ण संख्या दिख रहा है। तो जैसा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ही लग रहा है कि दशमलव वाले को दशमलव वाले से डिवाइड करके चेक करेंगे, रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से चेक करेंगे डिवाइड करके, है ना। जो पूर्ण संख्या है उसको पूर्ण संख्या से डिवाइड करिए, ठीक है, रेशियो चेक करिए। मैं 3.8 को, अच्छा एंगल पी कितना है, 60 डिग्री आया क्या? अच्छा, इसलिए कि इसके सामने है, इसलिए तो नहीं होगा, इसके सामने सामने मत देखना, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा फिर, मतलब हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए। देखो मैं कर रहा हूँ, मैं देखा 3.8 यहाँ पर है और यहाँ पर 7.6 है, ठीक है।
तो मैं 3.8 को 7.6 से डिवाइड करके चेक करता हूँ, कितना आ रहा है बताइए। ये 38/76 तो है, 1/2 ठीक है, 38/76 है। 19 दूनी 38 होता है, 19 चौके 76 होता है, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 है सर, ओके। उसके बाद मैं 6 को 12 से डिवाइड करके चेक करता हूँ, ठीक है, 6/12। तो ये तो बहुत आसान है, 6/12 तो मैं ऐसे ही दिख रहा है, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ 3√3 को डिवाइड करके 6√3 से, ठीक है। तो ये भी आसान ही है, 3√3 को आप जब डिवाइड करोगे 6√3 से, तो √3 से √3 कट गया और 3/6 1/2 आ गया। तो मुझे दिख रहा है सर सभी जगह पर जो अनुपात आया वो 1/2 1/2 1/2 का ही आया, ठीक है, अनुपात तो सर 1/2 का आया। तो ये तो बहुत क्लियर है कि साइड 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अब समरूप का मतलब ये होगा क्या कि एंगल ए जो है एंगल आर के बराबर, एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर, एंगल सी जो है एंगल क्यू के बराबर, सामने सामने वाले बराबर हो जाएंगे? नो सर। नहीं, ठीक है, हो सकता है कि बराबर हो, लेकिन पहले नाम लिखेंगे तब पता चलेगा, ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत होने के चांस रहेंगे। तो आप ऑर्डर देखिएगा सर, नाम से, फिगर से कभी मत डिसाइड करना, फिगर से गलती होने का चांस होता है, आप नाम को देखिए। तो आप कैसे नाम लिखोगे ट्राइंगल का? तो मैंने क्या किया, पहले इस त्रिभुज एबीसी में देखा, पहले मैं डेसिमल वाला लिया था, ठीक है, डेसिमल। उस डेसिमल के बाद आप चले गए मान लो इस पूर्ण संख्या पर, ठीक है, और पूर्ण संख्या के बाद चले गए आप रूट वाले नंबर पर, ठीक है। इस ऑर्डर को दिमाग में रखिएगा, डेसिमल वाला नंबर, फिर एक इंटीजर पूर्ण संख्या, फिर रूट वाला नंबर। तो उस डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो मुझे दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी नाम दिखा। दूसरी तरफ भी वही कर दीजिए, डेसिमल वाला नंबर से आपने स्टार्ट किया था, तो यहाँ भी आप डेसिमल वाले नंबर से स्टार्ट करिए यहाँ से। उसके बाद डेसिमल के बाद कहाँ गए थे आप, इंटीजर पर गए थे, तो 7.6 के बाद आप नीचे जाइएगा ना, 12 दिख रहा है मुझे यहाँ, 6 के करस्पॉन्डिंग देखिए 12 दिख रहा था आपको, और 12 के बाद आपको जाना है यहाँ पर, ठीक है, रूट वाले नंबर पर, 3√3 6√3, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर आ जाएगा RQP, है ना, डायरेक्शन दिख रहा है RQP का, बोलेंगे सर ये RQP के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये नाम आप लिख दोगे, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल RQP, तो यहां से आपको दिखेगा सर एबीसी लिखिए, उसके नीचे लिखिए RQP, ठीक है। और कौन सा पूछ रहा है से, हमको एंगल P पूछ रहा है, तो एंगल P किसके बराबर है, एंगल C के बराबर, ठीक है। तो यहां से हम बोलेंगे एंगल P जो है सर एंगल C के बराबर होगा, संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो एंगल P एंगल C के बराबर है। एंगल C कितना है बताइए, एंगल C कितना है? 40 डिग्री। तो एंगल C तो नहीं आएंगे या नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे 80 और 60 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 80 60 को जोड़ने पर 140 मिलेगा, 180 में से 140 घटा देंगे तो ये वाला एंगल 40 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल C 40 है, तो एंगल P भी 40 डिग्री आएगा, समझ में आया, एंगल C 40 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से मत करना कि एंगल B के सामने सामने देख लिया, बराबर हो सकता है, सामने वाला ही बराबर हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अगर मान लो ऐसा नाम आ जाए, अगर मैं ऐसे कभी लिख दूं कि ABC लिख दिया, और यहाँ आपको कभी आ जाए कि PQR लिख दिया, ठीक है, और बिल्कुल मैंने ये बोला कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सिमिलर हैं, और नाम भी लिख दिया कि ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अब मैं यहाँ पर दे दूं कि ये वाला 50 डिग्री है, आपसे पूछ रहा एंगल क्यू कितना होगा, तब तो बिल्कुल सामने सामने ही है, आपको पता है, फिगर को, नाम को देखिए सर, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होगा, यहाँ पे 50 डिग्री आ जाएगा। तो सामने सामने बराबर हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, फिगर या फिर नाम, इंपॉर्टेंट तो दोनों है, लेकिन इस पर हम लोग ज्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है, आंसर बताने के लिए। क्लियर, समझ में आया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके बाद फिर आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बढ़िया से करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए, अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो फिर अगला क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। ABC और यहां लिख दिया PQR या MNT लिख दिया, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, और यहाँ 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिख रखा है 21 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर,
27 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला एंगल आपको दे दिया 70 डिग्री, ये वाला एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री। ठीक है, और मुझे बताइए आप एंगल एम का वैल्यू। पहले तो ये बताओ त्रिभुज समरूप है कि नहीं। समरूप अगर होगा तभी बता पाएंगे, समरूप नहीं होगा तब तो बता भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर समरूप नहीं है तो बोल देना सर समरूप ही नहीं है, हम कैसे बताएं। ठीक है, अगर समरूप नहीं है तब तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन समरूप है तो एंगल एम बता सकते हैं। या फिर आप तीनों ही बता दो ना, एंगल एम भी बता दो, एंगल एन भी बता दीजिए, एंगल टी भी बता दीजिए, सारे एंगल बताइए। एंगल एम कितना होगा, एंगल एन कितना होगा, एंगल टी कितना होगा। और उसके पहले यस नो में आंसर देना कि समरूप है कि नहीं है। सर समरूप। क्या समरूप है? अच्छा, आंसर आ रहा है इसका मतलब समरूप है। अगर आप एंगल बता रहे हो इसका मतलब समरूप है। ठीक है, चलो तो यहां पर मैं चेक करता हूं कि समरूप है भी या नहीं। तो मैंने क्या बोला, त्रिभुज एबीसी का सबसे छोटा भुजा क्या दिख रहा है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा भुजा क्या दिख रहा है, 18 सेंटीमीटर, है ना। तो 12 को 18 से डिवाइड करेंगे, और 12/18 कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6×3 = 18, 2/3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे बड़ा भुजा ले रहा हूँ 18 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सबसे बड़ा भुजा ले रहा हूँ 27 सेंटीमीटर। तो 18 को 27 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो यार आपका 9×2 = 18, 9×3 = 27, ये भी 2/3 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 14 सेंटीमीटर, मिडिल वाला, और यहाँ मिडिल वाला क्या है आपका 21 है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर क्या आपने लिया 14/21 ना, 14/21, तो 7×2 = 14, 7×3 = 21, तो 2/3 तो आ रहा सभी में, सभी भुजाओं का अनुपात सेम है। तो साइड 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, है ना। अब नाम कैसे लिखे, सर नाम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो नाम बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। आप पहले वाले त्रिभुज का नाम कैसे लिखोगे, 12, 14, 18, है ना, 12, 14, 18। तो हम बोल सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए बी सी किसको समरूप हो जाएगा। दूसरे वाले त्रिभुज में बढ़ते क्रम में जाइए, बढ़ते क्रम में दिख रहा है 18, 21, 27, तो 18, 21, 27 करने का मतलब ऐसे जाएंगे, टी एम एन, टी से एन की तरफ, तो ट्रायंगल टी एम एन। क्लियर, क्लियर है ना ये, ए बी सी और टी एम एन। तो हम क्या बोलेंगे, सर ए बी सी के नीचे आप टी एम एन लिख दीजिए। ठीक है, ए टी के बराबर है। अच्छा, जिसका वैल्यू पता है वो तो पहले लिख देते हैं। हमें पूछ रहा था एंगल एम, एंगल एन और एंगल टी। तो एंगल टी किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर, टी ए के बराबर है ना। यहाँ से आपको दिख जाएगा सर एंगल टी जो है एंगल ए के बराबर। तो एंगल टी एंगल ए के बराबर, और एंगल ए आपका 70 डिग्री है। ठीक है, एंगल एम जो है वो बी के बराबर है, एंगल बी जो है, एम जो है एंगल बी के बराबर, बी कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दिया। एंगल एन किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एन एंगल सी के बराबर, एंगल सी कितना आ जाएगा, 70, 30, 100 हो गया, तो ये वाला 80 आ जाएगा यहाँ पर। तो एंगल सी आपका ये 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तीनों निकल जाएगा। एक पोल करें इस पर, टॉपिक केवल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो एक पोल करिए, पोल में थोड़ा आसानी क्वेश्चन रहेगा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने करवाया, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, करिए। और रिवीजन करिएगा ये सारी चीजों का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। एक तो पूछ लेता है कौन सा कसौटी है, या फिर आपसे कुछ कोण निकालने के लिए बोलता है ना। तो इस आकृति में बोल रहा है एंगल आर का वैल्यू बताइए। ठीक है, देखिए पहले देखो कि समरूप है कि नहीं है, और अगर समरूप है तो त्रिभुज एबीसी का नाम त्रिभुज आरपी के लिए हम किस तरीके से लिखेंगे, और एंगल आर इन तीनों में से किसके बराबर होगा, ए के बराबर, बी के बराबर, चाहे सी के बराबर, इनमें से कुछ होगा। ठीक है, तो साइड के रेशियो से समरूपता चेक करेंगे, उसके बाद संगत कोण बराबर करके चेक कर लेंगे।
ठीक है, अभी 12 आंसर आए हैं, 12 में 9 आंसर सही है, बढ़िया। तो बस आप रेशियो चेक करिए, वहां से रेशियो से आपका आएगा सिमिलर। अगर सिमिलर नहीं होगा तो फिर तो ऑप्शन डी चला जाएगा, लेकिन अगर सिमिलर होगा तब इनमें से कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर समरूप है तो नाम लिखिए, नाम लिखकर आंसर आ जाएगा। तीस सेकंड और रुकेंगे। 24 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। मोस्टली आंसर सभी के सही है, कुछ गलत हुए लेकिन ज्यादातर आंसर सही है। 25 सेकंड। सर कितना ठीक है? हाँ, 27 आंसर आए, 27 में 18 आंसर सही है, 9 गलत हुए। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। और ये क्वेश्चन कंपेरेबली पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान है, मतलब बहुत ही क्लियर है, सामने सामने ही वैल्यू दे रखा है। आपको दिख रहा होगा सर, 3.4 का दोगुना करेंगे 6.8 आ जाएगा, 6 का दोगुना करेंगे सर 12 आ जाएगा, और 3.3 का दोगुना करेंगे 6√3 आ जाएगा, ठीक है। तो सभी का दोगुना करके लिखा हुआ है, मतलब क्या है, अनुपात बराबर है, ठीक है। मैं ऐसे भी लिखकर चेक कर सकता हूँ सर, 3.4/6.8 आप अगर करिएगा तो 34/68 ही तो बन जाएगा ये, ठीक है, 6.8, तो ये 34/68 बन जाएगा। और आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 17 से, 17 दूनी 64, एक सेकंड, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, ठीक है, तो इसके बच जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसके बाद आपके साथ 6/12, ये तो मुझे साफ ही दिख रहा है, 6/12 आपका कितना आ जाएगा सर, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और 3√3 और 6√3, इसका अनुपात भी क्लियर ही दिख रहा है कि √3 से √3 कट गया तो सर 1/2 आ गया, तो अनुपात तो बराबर है 1/2 का, तो सर समरूप तो होगा। अब नाम कैसे लिखे, तो नाम भी बहुत ही इसमें आसानी है। ट्राइंगल एबीसी अगर आपने लिखा तो एबीसी कैसे गए हैं, इस डायरेक्शन में गए हैं, पॉइंट वाला नंबर, फिर इंटीजर वाला नंबर, फिर रूट वाला नंबर। तो यहाँ भी पॉइंट वाला नंबर, इंटीजर वाला नंबर, रूट वाला नंबर, वही डायरेक्शन दिख रहा है मुझे इस डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो लग देंगे आरपी क्यू, तो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल आरपी क्यू के। तो मुझे दिख रहा है कि ये लिखिए एबीसी आर पी क्यू, ठीक है, एक इसके बराबर, आर के बराबर, आपसे आर पूछा था ना, आर जो होगा ए के बराबर हो जाएगा, तो साफ ही दिख रहा है 80 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर है ना, इसमें हमें कौन सी निकालने की नीड ही नहीं है। अगर हमसे बोलता ना कि आप एंगल क्यू बताइए, तो एंगल क्यू जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है, एंगल क्यू एंगल सी के बराबर होगा, तब निकालते कौन सी। समझ में आया। तो हो सकता है इस टाइप के कोई क्वेश्चन पूछे, तो प्रैक्टिस करिएगा। इतना ही रखते हैं आज के क्लास में, कोई डाउट है तो बताइए। अगले क्लास में हम लोग थ्योरम नंबर 6.5 पढ़ेंगे। 6.5 में क्या करना है आपका, साइड एंगल साइड, ठीक है। एक थ्योरम और है आपका, 6.5 तक ही पढ़ना है आपको, उसके बाद प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज इतने ही पर एंड करते हैं क्लास।